Good morning everyone. As you know, I was explaining you chapter number 6 which is physical and chemical changes. और इसमें मैंने आपको characteristics of chemical changes तक पढ़ा दिया था. Now move on our next topic, chemical reactions. A chemical reaction is the process in which both the physical and chemical properties of original substance change to form new substance with different properties. एक chemical reaction वो process होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके भौतिक और रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके अलग गुण होते हैं, जिसके भौतिक गुण भी अलग होंगे और रासायनिक गुण अलग होते हैं. दिस सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट. अब वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में के अंदर गुजरता है, जो एक केमिकल रिएक्शन से गुजरता है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम रिएक्टेंट. दिस सब्सटेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट. और वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो जो सब्सटेंस हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है वो कहलाता है आपका रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट. अ केमिकल रिएक्शन इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय easily visible physical effects such as the emission of light and heat, the formation of precipitate, the evolution of gas और a color change. एक केमिकल रिएक्शन के में आपको आमतौर पर कुछ इजीली विजिबल फिजिकल इफेक्ट्स भी दिखेंगे. कुछ आपको फिजिकल इफेक्ट्स दिखेंगे जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि हीट और लाइट निकलेगी, आपको दिखेगी हीट निकलती हुई और लाइट निकलती हुई. द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब एक तरीके से गाद वगैरह कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, कुछ गैस भी निकल सकती है, और यह कलर चेंज भी हो सकता है. ये कुछ फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो आपको एक केमिकल रिएक्शन के दौरान नजर आएंगे. Absolute confirmation of a chemical change can only be validated by chemical analysis of the product. और जो absolute confirmation है कि chemical change क्या chemical change हुआ, इसको सिर्फ तभी validate किया जा सकता है chemical analysis करके, उस product का उसका विश्लेषण करके chemically. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. 4 बेसिक टाइप हैं केमिकल रिएक्शन के. फर्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन. In a synthesis reaction, 2 or more simple substances combine to form a more complex substance. कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? एक सिंथेसिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं. एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस जुड़कर. जैसे कि द जनरल इक्वेशन इज एज फॉलोज. इसकी एक आम रिएक्शन आपको ये दिखाई दी गई है. जनरल रिएक्शन ए, समझ लीजिए एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है बी. ये सिंपल प्रोडक्ट है और मिलकर ये ए बी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन गया है. तो ये है आपकी इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं आपकी कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन. देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है इस सिंथेसिस रिएक्शन को. मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न्स होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए 2 mg मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन O2. ये रिएक्शन हुई. ये सिंपल आपके सिंपल सब्सटेंसेस हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस एनर्जी बनती है. सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन अ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, समझ लीजिए इसकी उल्टी होती है कि जैसे कि इसमें हम जो मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, और सिंथेसिस में होता है सिंपल सब्सटेंस जुड़कर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं. इट इज़ थर्स दी अपोजिट ऑफ अ सिंथेसिस रिएक्शन. ये सिंथेसिस रिएक्शन की अपोजिट होती है. द जनरल इक्वेशन इज एज फॉलोज. अब इसकी एक जनरल इक्वेशन ऐसी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है आपका ए बी और ये ब्रेक डाउन हो गया ए प्लस बी में, तो ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया. जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है जब, तो इससे बनती है आपकी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस. 2NH2 अमोनिया है. इसका जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई तो N2 नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस बनी. नेक्स्ट है आपकी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. इन अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम अ कंपाउंड. एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव, जो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपनी जगह बदल लेता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, और एक फ्रॉम अ कंपाउंड जो होता है उनमें से एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से अपनी जगह बदल लेता है. द जनरल इक्वेशन इज एज फॉलोज. इसकी एक जनरल इक्वेशन आप ऐसे समझ सकते हैं ए प्लस बी सी. ए और प्लस बी सी ये आपकी एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है. तो इसमें ए और बी की जगह ले ली सी ने और बी इसकी जगह पर आ गया, तो यह आपकी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन.
इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ आयरन इज प्लेस, जब एक आयरन की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो आयरन सल्फेट, तो क्या बनता है हमारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर बनता है, जैसे कि Fe मीन्स आयरन, फेरस बोलते हैं इसे, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। जब इनकी रिएक्शन होती है तो Cu कॉपर अलग हो गया और फेरस सल्फेट बना आपका आयरन सल्फेट FeSO4। ये आपकी है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपकी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उससे दो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उसमें होती है आपकी डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों ही सब्सटेंस अपनी जगह चेंज कर लेंगे। द जनरल इक्वेशन इज एज फॉलोज, इसकी जनरल इक्वेशन ऐसे है, देखिए ए बी एक सब्सटेंस है कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, तो आपका एक न्यू सब्सटेंस बना AC प्लस BD, इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि HCl और NaOH आपके रिएक्ट करते हैं, सोडियम एंड हाइड्रोजन स्विचेस प्लेस, सोडियम और हाइड्रोजन अपनी जगह बदल लेते हैं, एंड टू न्यू कंपाउंड, और दो नए कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर बने। तो ये आपकी है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी 4 टाइप की रिएक्शन थी, कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है? एक साइड में आपका फिजिकल चेंज और एक साइड में आपका केमिकल चेंज। इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर चेंज, ये सिर्फ यही चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज, उसकी केमिकल रासायनिक प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, वो सेम रहते हैं। In a chemical change, the chemical composition and chemical properties are of the reacting substances are changed। और एक केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन और उसकी केमिकल जो रासायनिक गुण होते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस के, वो चेंज हो जाते हैं। और ये फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं आपके, और केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस बनते हैं। और फिजिकल चेंज नो चेंज इन द कंपोजिशन और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, कोई चेंज नहीं होता है कंपोजिशन में या प्रॉपर्टीज़ में। और केमिकल चेंज में आपकी कंपोजिशन में और प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। लोहे पर जंग लग जाती है, आपने देखी होगी ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है, इसे हम बोलते हैं रस्ट, जंग। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द रस्टिंग ऑफ आयरन, आप ज़रूर जानकार होंगे लोहे की जंग के बारे में। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ, अ सब्सटेंस विद द ब्राउन फ्लेकी लेयर इज ऑब्जर्व ऑन देयर सरफेस। जब हम एक आयरन के ऑब्जेक्ट को खुली हवा में, नमीदार हवा में, जिसमें ऑक्सीजन और पानी दोनों होता है, नमीदार हवा होती है ऐसी, उसमें हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर परत चढ़ जाती है जो हमें दिखाई देती है। दिस ब्राउन फ्लेकी लेयर इज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये जो ब्राउन लेयर फ्लेकी लेयर होती है ये होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इट इज़ कॉल्ड रस्ट, इसे हम बोलते हैं रस्ट मीन्स जंग। रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग द आयरन सरफेस बीनीथ, रस्ट जो होती है वो ऊपर आ जाती है सरफेस के उस आयरन ऑब्जेक्ट के, और जो उसका आयरन है वो नीचे चला जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ स्लो चेंज दैट डिस्ट्रॉयज द होल आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो चेंज है जो पूरे आयरन को बर्बाद कर देता है। आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल, इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, कार्स, शिप्स, ट्रक्स, गेट्स, बेंचेस एंड वेरियस अदर यूजफुल आर्टिकल। आयरन एक इंपॉर्टेंट मेटल है और इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारे ब्रिज, कार, शिप्स, ट्रक एक्सेट्रा बनाए जाते हैं, बहुत सारे हमारे डेली यूज़ के आर्टिकल्स। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ आयरन आर्टिकल्स बाय रस्टिंग, और हर साल एक बहुत ज़्यादा लॉस होता है इन पर जंग लगने से, इन आयरन ऑब्जेक्ट्स पर जंग लगने से बहुत ज़्यादा मॉनेटरी मीन्स पैसों का लॉस होता है, आर्थिक लॉस। एन एक्स्ट्रा बिट, रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर इफ द कंटेंट मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेज, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना तब तेज़ी से होता है जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द शिप, जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो शिप का पार्ट होता है, निचला पार्ट होता है, दैट ऑलवेज रिमेन्स अंडर वाटर, सॉल्टी वाटर, जो हमेशा पानी में रहता है नीचे, जैसे कि सॉल्टी वाटर में, नमकीन पानी में रहता है जब नीचे, तो उस पर जंग तेज़ी से लगती है। रस्टिंग इज़ फास्टर इन सॉल्टी वाटर, और जो जंग लगना का प्रोसेस होता है वो सॉल्टी वाटर में तेज़ होता है। द केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइबिंग रस्टिंग इज़, जो केमिकल रिएक्शन है जो आपको रस्टिंग को डिस्क्राइब करेगी कि कैसे होती है, इसमें देखिए आयरन फेरस प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से लेती है ये, प्लस वाटर फ्रॉम एयर, ये भी हवा में होता है प्रेजेंट। जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनती है आपकी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट। अब है नेक्स्ट आपका कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। अब जो ज़रूरी कंडीशन है हमारी रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए, वो कौन सी है? 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर, जो 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं जंग लगने के लिए वो है, फर्स्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, हवा का जो ऑक्सीजन है उसका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ वाटर, हवा में जो नमी है
पानी का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इन दोनों के प्रेजेंस में ही रस्टिंग होती है आयरन ऑब्जेक्ट्स पर। और नेक्स्ट टॉपिक प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, जंग लगने से रोकथाम। जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। हम जंग लगने से इस तरीके से रोक सकते हैं कि जो हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम खुली हवा में ना छोड़ें, उनको मॉइस्ट हवा के संपर्क में, कॉन्टैक्ट में ना आने दें। सम कॉमनली यूज मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आर डिस्क्राइब बिलो। अब कुछ कॉमनली यूज मेथड हैं कि रस्टिंग से रोकने के, जो आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। फर्स्ट है आपका इसमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। Iron and steel instruments and parts of various machines and agricultural tools are kept smeared with oils when not in use. आयरन और स्टील के इंस्ट्रूमेंट और जो पार्ट्स होते हैं मशीन के या एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं, जब इनका यूज़ नहीं किया जाता है तो इनको ऑयल में लगाकर रख दिया जाता है। दिस प्रिवेंटिंग रस्टिंग, इससे ऑयलिंग से रस्टिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग। आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स आर ऑफन पेंटेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। आयरन ग्रिल्स जो होती हैं या गेट्स होते हैं आयरन के बने, उनको पेंट कर दिया जाता है रस्टिंग से रोकने के लिए। पेंटिंग द मेटल सरफेस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो पेंटिंग होती है, इससे जो पेंट से जो हमारी ऑक्सीजन होती है या मॉइस्ट एयर होती है वो इसके कॉन्टैक्ट में, आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनाइजिंग। कोटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं इन पर एक जिंक की थिन लेयर चढ़ा देना, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन प्रिवेंट्स इट्स रस्टिंग। जो गैल्वेनाइजेशन होता है ये आयरन की रस्टिंग को रोकता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर यूज्ड फॉर रूफिंग एंड फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम एक्सेट्रा। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होती है जिन पर जिंक की लेयर चढ़ी होती है, इन शीट्स का यूज़ किया जाता है रूफिंग के लिए, छत बनाने के लिए, किसी घर की, या फिर बकेट्स, ड्रम्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनी कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल सच एज निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा ऑन देम। रस्टिंग को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी रोक सकते हैं, जैसे कि जो कोई कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल है जिससे जंग नहीं लगती है, निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा का, इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, इसमें करंट का यूज़ किया जाता है। क्रोमियम और निकल कोटिंग प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स, बाथरूम फिटिंग, टैप्स, शावर्स एक्सेट्रा। जो क्रोमियम होती है और निकल, इनकी कोटिंग ऑटो पार्ट्स या बाथरूम की फिटिंग की रस्टिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका अलाउइंग। सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड कोरोजन रेसिस्टेंट व्हेन अलॉयड विद अदर मेटल। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम दूसरे मेटल्स यूज़ करके, मिक्स करके उनमें रस्टिंग होने से रोक सकते हैं। जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन में कोई और मेटल मिला दिया तो उसकी से रस्टिंग रोकी जा सकती है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील विच इज़ कोरोजन रेसिस्टेंट। जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंट है, इस पर जंग नहीं लगती। इज़ मेड बाय अलॉइंग। इसको कैसे बनाया जाता है? अलॉइंग करके, मतलब मिश्र धातु बनाकर आयरन की विद निकल एंड क्रोमियम। आयरन और निकल और क्रोमियम को मिक्स करके आपके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टिनिंग। टिन इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स और यूटेंसिल्स ऑफ आयरन, ब्रास एंड कॉपर फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ। टिन का यूज़ किया जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए या यूटेंसिल्स बनाने के लिए जो आयरन, ब्रास, कॉपर के बने होते हैं। इस फूड को स्टोर करने के लिए ऐसे टिन का यूज़ किया जाता है, टिन बनाए जाते हैं इन कंटेनर्स। द केन्स यूज फॉर पैकिंग घी, ऑयल्स, मिल्क पाउडर एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम टिन्ड आयरन शीट्स। जो कैंस यूज़ की जाती है हमारे घी की पैकेजिंग में, ऑयल, मिल्क पाउडर की पैकेजिंग में ये भी टिन्ड आयरन शीट की बनाई जाती हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स, लार्ज क्रिस्टल्स प्राप्त करते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं घोल सकते। एक ऐसे कंडीशन आती है जिसमें और ज़्यादा कोई चीज़ हम नहीं घोल सकते, मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, तो वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स को प्राप्त करना, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी। ये मेथड यूज़ किया जाता है समुद्र के पानी से प्योर सॉल्ट के लार्ज क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए। प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में, समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक घुला होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट की क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो पिट्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। जो सी वाटर होता है इसको जो एक कम गहरे गड्ढों में कलेक्ट किया जाता है समुद्र के पास। दिस वाटर इज़ एक्सपोज टू सन एंड ब्रीज। और इसको खुले में छोड़ दिया जाता है, ऐसी सन जैसे धूप में और खुली हवा में जो हल्की हल्की हवा चलती है उसमें खुला छोड़ दिया जाता है।
दिस हेल्प इन रैपिड इवेपरेशन ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, हवा से जो पानी का तेज़ी से इवेपरेशन होता है, पानी जो होता है तेज़ी से भाप बनकर उठता है सूरज की रोशनी से और हवा से। दिस सॉल्यूशन गेट्स सुपर सैचुरेटेड एंड द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम दिस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेज फ्रॉम फॉर्मिंग अ सॉल्ट क्रस्ट। सो ये सॉल्यूशन आपका जो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और इससे जो एक्सेस सॉल्ट होता है, जो अधिक में सॉल्ट होता है आपका, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइज में फॉर्म हो जाता है और इसकी एक सॉल्ट की क्रस्ट बन जाती है। दिस सॉल्ट क्रिस्टल सो फॉर्म में इंक्लूड सम इम्प्योरिटीज। अब ये जो सॉल्ट क्रिस्टल बने इसमें हो सकता है कि कुछ गंदगी हो, इम्प्योरिटीज़ हो। हैंस दिस सॉल्ट कलेक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट इज ट्रीटेड टू ऑब्टेन प्योर वाटर। इसलिए ये जो सॉल्ट होता है कलेक्टेड, जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट क्रस्ट बन गई है, इसको ट्रीट करने के लिए भेज दिया जाता है, इसको प्योर सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए। दिस इज़ डन बाय डिजॉल्विंग सॉल्ट इन फ्रेश वाटर। ये किस तरीके से किया जाता है, इसमें फ्रेश वाटर में इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है, इस सॉल्ट को। फिल्टरिंग इट टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज़, या इसे छानकर इससे इम्प्योरिटीज़ अलग कर ली जाती है। देन ड्राइंग वाटर बाय इवेपरेशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, और फिर इसे सुखा लिया जाता है इवेपरेशन मेथड से सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल पाने के लिए। तो ये होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है आपका समुद्र के पानी से सॉल्ट की क्रिस्टल को प्राप्त करना, उन्हें खुले में छोड़ देना, फिर उससे जो सनलाइट से और आपके ब्रीज से उसका इवेपरेशन हो जाएगा, फिर इससे आपके जो सॉल्ट होता है जो क्रिस्टल से कलेक्ट होते हैं, फिर उसको इम्प्योरिटीज़ निकालना, इससे जो बनेगा फिर हमारा प्योर सॉल्ट बनता है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 72 के सेल्फ चेक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड क्वेश्चन सेशन के टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके 5 टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 word फॉर द फॉलोइंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। इसके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, आप उससे अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। एक्सरसाइजेज आप बुक पर कीजिएगा फिल, और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। एंड ये आपका साइंस फर्स्ट का चैप्टर है, इसे आपको साइंस फर्स्ट की कॉपी में करना है, और कल सुबह 8 बजे से पहले ये वर्क आपको मुझे सेंड कर देना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पे, एक्सरसाइजेज बुक में, बुक पर पेंसिल का यूज़ करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।